दोस्तों एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग साल 2022 में इंडिया में हर घंटे में करीब 4 और पूरे 24 घंटे में करीब 90 औरतों और लड़कियों का रेप हो रहा था। यानी कि इंडिया में हर 16 मिनट में कहीं न कहीं किसी न किसी कोने में लड़कियों के साथ रेप हो ही जाता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडिया में सिर्फ लड़कियों का ही रेप नहीं होता है। अभी रिसेंटली एक टीचर के द्वारा अपने स्टूडेंट का रेप किया गया था। करीब 55 साल के एक बूढ़े आदमी ने एक गाय का रेप किया। एक लड़के का रेप हुआ उसके ही रिलेटिव के द्वारा और 8 लड़कों ने गैंग रेप किया एक प्रेग्नेंट बकरी का। लेकिन हद तो तब हो गई जब इन्होंने सड़क पर चल रहे कुत्तों का भी रेप किया। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वर्ल्ड वर्स्ट वुमेन सेफ्टी के वर्ल्ड रैंक में इंडिया की रैंक 5th है। इतने सारे रेप केस को देख करके मन में सिर्फ एक ही सवाल आता है कि आखिर हमारे देश में रेप कल्चर इतना डेवलप क्यों हो गया और रेप हमारे देश में इतना कॉमन क्यों होता जा रहा है। क्या इसके पीछे हमारी और आपकी पैट्रियार्की सोच है? जब तक इनका खुला रहेगा तो बलात्कार ही होना है। हर किसी का मूड खराब होगा। अंग प्रदर्शन होएगा तो भैया अच्छे का दिल मचल जाता है। यह हमारा कानून व्यवस्था ही लड़कियों के प्रति सेक्सुअल असॉल्टमेंट और रेप केसेस को बढ़ावा दे रहा है, जिनके पास रिसेंटली 2023 की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2.43 लाख सिर्फ रेप केसेस इंडिया में पेंडिंग में हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि हमारे देश में रेप इतना कॉमन क्यों होता जा रहा है। इंडिया में रेप केसेस के इतने ज्यादा राइज होने में सुप्रीम कोर्ट का आखिर क्या हाथ है, और इसके साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि आखिर रेप केस के सॉल्यूशन क्या हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज पूरे इंडिया में करीब 5 करोड़ से भी ज्यादा केसेस पेंडिंग में हैं, जिनमें से 2.43 लाख केसेस सेक्सुअल हैरेसमेंट और वुमेन्स के प्रति रेप को दर्शाता है। साल 1992 में अजमेर केस, 2012 में निर्भया केस, साल 2014 में शक्ति मिल्स केस, 2018 में कठुआ रेप केस, साल 2019 में हैदराबाद केस, साल 2020 में हाथरस केस और अब साल 2024 में कोलकाता ब्रूटलेस्ट ईवर रेप एंड मर्डर केस। ऐसा नहीं है कि इंडिया में सिर्फ यही केसेस ही रिपोर्ट किए गए हैं, बल्कि ये तो वो रेप केस हैं जिनमें औरतों महिलाओं के साथ सारी हदें पार की गई हों और लोगों के द्वारा गवर्नमेंट के खिलाफ लार्ज स्केल प्रोटेस्ट किया गया है। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि साल 2022 में इंडिया के अंदर 31,518 रेप केसेस रिपोर्ट किए गए थे। लेकिन ये तो वो केसेस हैं जो 1% की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि इसका मतलब जो केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। इंडिया में तो 99% केसेस दर्ज ही नहीं होते हैं। और इस सच को जानने के लिए कि आखिर हमारे देश में सेक्सुअल असॉल्टमेंट के रियल कॉजेस कितने हैं, इसके लिए NHFS यानी कि नेशनल हेल्थ फैमिली के 2015-16 के एक सर्वे के अकॉर्डिंग 80,000 औरतों पर एक सर्वे किया गया। फिर न्यूज एजेंसी लाइव मिनट ने इस डाटा को NCRB की रिपोर्ट से कंपेयर किया और पाया गया कि इंडिया में करीब 99% रेप केसेस कभी रिपोर्ट किए ही नहीं जाते हैं, जिसमें इंक्लूडेड है मैरिटल सेक्सुअल असॉल्टमेंट केस, जो कि एक्चुअल में देखा जाए तो हमारे देश में कभी भी मैरिटल सेक्सुअल असॉल्टमेंट को एक क्राइम की तरह नहीं देखा जाता है, क्योंकि इंडियन पिनल कोड IPC के सेक्शन 375 और भारतीय न्याय संहिता BNS के सेक्शन 63(2) के अकॉर्डिंग इंडिया में मैरिटल सेक्सुअल असॉल्टमेंट पूरी तरीके से जायज है। साल दर साल NCRB की रिपोर्ट में ये देखा गया है कि 94% जो केसेस होते हैं उसमें एक्यूज्ड विक्टिम के जान पहचान वाला ही होता है, फिर चाहे वो आपके पड़ोसी हो, फ्रेंड्स हो, रिलेटिव हो या फिर आपके फैमिली मेंबर में से कोई भी शामिल हो सकता है। वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग पूरी दुनिया में करीब 30% वुमेन्स किसी न किसी तरीके से फिजिकल वायलेंस का शिकार हो रही हैं। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वुमेन्स के लिए सबसे अनसेफ जगह उनका खुद का घर ही होता है, जहाँ पर उन पर सबसे ज़्यादा फिजिकल वायलेंस देखा जाता है, जो कि एक सबसे बड़ा चौंकाने वाला सच है। अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट और सेक्सियोलॉजिस्ट पॉल एच गवार्ड की एक बुक वाई मेन रेप में कई सारे सर्वे करने के बाद यह पाया गया कि रेप करने की असलियत में 3 कारण होते हैं, जिससे किसी भी रेपिस्ट को 3 तरीके में डिवाइड किया जा सकता है। नंबर 1 पावर रेपिस्ट। ये वो रेपिस्ट होते हैं जो सेल्फ वर्थ इश्यू से पीड़ित होते हैं, जिनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता है, सोशल स्किल नहीं होता है और जिनकी सेल्फ स्टीम बहुत ही कमजोर होती है। इस एक्ट के थ्रू ये पावर फील करना चाहते हैं और ये इतना ही पावर लगाते हैं जितना कि विक्टिम को ओवर पावर करने की जरूरत होती है। नंबर 2 एंगर रेपिस्ट। ये वो रेपिस्ट होते हैं जिनमें कि एंगर यानी कि गुस्सा होता है और इस एक्ट के थ्रू वो अपने गुस्से को निकालते हैं। ये बहुत ही एब्यूजिव होते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं और विक्टिम अगर रजिस्ट नहीं भी करे तो तब पर भी ये उस पर वायलेंस करते हैं और ये विक्टिम को जान से मार भी सकते हैं। नंबर 3 सैडिस्टिक रेपिस्ट। ये वो रेपिस्ट होते हैं जिनमें कि दूसरों के मेंटल और फिजिकल टॉर्चर से प्लेजर फील होता है। ऐसे विक्टिम लोगों को किडनैप कर लेते हैं और लंबे समय तक टॉर्चर करते हैं। और इन एटीट्यूड को समझना चाहा सीनियर लेक्चरर इन क्रिमिनोलॉजी एंड रिसर्चर मधुमिता पांडे ने। इसके लिए वो तिहाड़ जेल में बंद 122 कन्विक्टेड रेपिस्ट और 65 मर्डर से बातचीत किया और इन दोनों डिफरेंट एक्यूज्ड के बीच एक साफ डिफरेंस उनको दिखाई दिया। इनमें से ज़्यादातर मर्डरर्स को अपने किए गए कारनामे पे बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट था
और उन्हें यह भी एहसास था कि उनके इस एक्शन से किसी दूसरे इंसान की पूरी जिंदगी तबाह हो गई। लेकिन दूसरी तरफ रेपिस्ट के साथ इसका पूरा उल्टा ही था। ज़्यादातर रेपिस्ट को अपने किए गए अपराध पर कोई गिल्ट नहीं था और कई बार तो ये देखा जाता है कि ज़्यादातर जो ऑफेंडर्स होते हैं वो बार बार ये कारनामा करते हैं। मतलब कि जो एक बार रेप करता है वो बार बार लगातार करता ही जाता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर उन्हें रिग्रेट क्यों नहीं था। इसके बारे में जानने के लिए मधुमिता पांडे ने उनके सामने 2 क्वेश्चन रखे थे। इनमें से कई रेपिस्ट के बड़े एब्यूजिव व्यू थे। बहुत सारी साइकोलॉजिकली स्टडीज ने बार बार ये प्रूव किया है कि जिस तरह से हम अपने आसपास कंटेंट को कंज्यूम करते हैं या जिस तरह के हम वातावरण में रहते हैं वैसे ही हमारी साइकी डेवलप हो जाती है। कई बार तो अपने दोस्तों के साथ नॉर्मल कंजर्वेशन में भी हम गालियों का यूज कर देते हैं। कुछ लोग ये गुस्से में करते हैं तो कुछ लोग मजाक में करते हैं, जो कि एक नॉर्मल सी बात होती जा रही है, जिससे कि हमारी सोसाइटी में एक रेप कल्चर डेवलप होता जा रहा है। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमारे बॉलीवुड और भोजपुरी इंडस्ट्री का भी इसमें सबसे बड़ा हाथ है। इनके अकॉर्डिंग रेपिस्ट की विक्टिम से शादी करा देनी चाहिए, जैसे कि फिल्म राजा की आएगी बारात, अनिल कपूर की बुलंदी, गोविंदा की भाग्यवान, रणबीर कपूर की एनिमल और शाहिद कपूर की कबीर सिंह में दिखाया गया है। एक बहुत ही फेमस मूवी 30 मार खान का आप ये डायलॉग देखिए। तवाइफ की लुटती इज्जत को बचाना और 30 मार खां को कैद करना दोनों बेकार है। और इसमें कहीं न कहीं बॉलीवुड के सो कॉल्ड सिंगर्स का भी हाथ है, जैसे कि सिंगर बादशाह का ये तारीफा सॉन्ग ही देख लीजिए या फिर हनी सिंह का ये ब्राउन गर्ल सॉन्ग ही देख लीजिए। इन सभी गानों में लड़कियों को एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। और आप मेरा ये यकीन मानिए, जब तक हमारे सोसाइटी से जस्टिफिकेशन और ऑब्जेक्टिफिकेशन खत्म नहीं हो जाता है तब तक हमारे देश से रेप कल्चर कभी भी समाप्त नहीं हो सकता है। और अब आते हैं सॉल्यूशन पर। अगर हम सॉल्यूशंस की बात करें तो यहाँ पर 3 तरह के सॉल्यूशन आती हैं। नंबर 1, वुमेन एम्पावरमेंट। गवर्नमेंट को अलग अलग डिपार्टमेंट में वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देना चाहिए और न सिर्फ गवर्नमेंट को ही बल्कि हमको भी आगे आना पड़ेगा वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। नंबर 2, इंडियन एजुकेशन सिस्टम। हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को बढ़ाना होगा, लोगों को सेक्स के प्रति जागरूक करना होगा और न सिर्फ सेक्स बल्कि हमको अपने एजुकेशन सिस्टम में सेक्स एजुकेशन को भी इम्प्लीमेंट करना होगा। बच्चों को उनके गुड टच और बैड टच के बारे में बताया जाए। नंबर 3, इंडियन जुडिशरी सिस्टम। सभी सरकारों को कानूनी प्रक्रिया में सुधार लाने की जरूरत है। न सिर्फ सुधार लाने की जरूरत है बल्कि वुमेन सेक्स असॉल्ट के विक्टिम्स को कड़ी से कड़ी सजा दी जाने की जरूरत भी है। ये सजा सिर्फ देश के कानून व्यवस्था के कागजों पर ना रहे बल्कि इसका रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट किया जाए। किसी भी ऐसे मामले में जस्टिस के बीच पॉलिटिक्स क्लैश ना करें। तो आशा है दोस्तों आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।